हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग बेटा डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और कुछ क्वेश्चंस बेटा चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी से फॉर क्लास 10th। लेट्स स्टार्ट बेटा। सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है बेटा आपका वो आता है आपके ओम्स लॉ से रिलेटेड टॉपिक में। अगर हम लोग बात करते हैं तो ओम्स लॉ में बेटा जो सबसे बड़ी मिस्टेक होती है बेटा स्टूडेंट्स की, वो कंडीशंस मेंशन नहीं करते। वो सिर्फ क्या लिखते हैं बेटा डेफिनेशन में कि द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर is directly proportional to किसके प्रोपोर्शनल में होगा बेटा? अरे वेरी गुड, प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस applied across the end, applied across the ends of conductor। अब इतना लिखा है बेटा और छोड़ देते हैं कि चलो ठीक है पूरा हो गया। लेकिन सबसे बड़ी गलती इसी के बाद आती है बेटा कि जो आप लोग मिस करते हैं। क्या मिस करते हैं बेटा? यहां लिखना पड़ता है बेटा कि प्रोवाइडेड फिजिकल कंडीशंस it remains सेम। और फिजिकल कंडीशन में भी क्या मोस्टली हम लोग लेके चलते हैं बेटा? हम लोग लेके चलते हैं टेम्परेचर। तो V प्रोपोर्शनल टू I, और यहां से हम लोग लिखते हैं बेटा V इज इक्वल्स टू आई आर। क्योंकि जो R है बेटा मतलब जो रेजिस्टेंस है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है। अगर हम लोग बेटा टेम्परेचर को वेरी करते हैं तो उस कंडीशन में जो ये प्रोपोर्शनल होगा बेटा ये नहीं आएगा। तो उस सिचुएशन में क्या होगा बेटा? जैसे अगर हम लोग ग्राफ देखते हैं वी आई ग्राफ, तो वी एक्सेस बेटा मतलब अगर हम लोग लेके चले वाई पे रिप्रेजेंट करें तो वी के लिए हो जाएगा, और ये जो है बेटा आई एक्स एक्सिस। अगर प्रोपोर्शनल में है तो जो ग्राफ हम लोगों को मिलता है वो कुछ ऐसा मिलता है बेटा। क्या मिलता है कि जो v है बेटा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आई के। यहाँ पे जो कंडीशन है बेटा वो प्रॉपरली फॉलो होती है। अगर कभी कंडीशन फॉलो नहीं है बेटा तो उस सिचुएशन में एक ग्राफ कुछ ऐसा मिलता है। यहाँ क्या है बेटा? जो कंडीशन है वो क्या है? नॉट फॉलो। और जब कंडीशन फॉलो नहीं होगी बेटा तो उस सिचुएशन में जैसे जैसे हम लोग सर्किट के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाते जाएंगे बेटा, करंट इंक्रीज उसी रेट से नहीं होगा बेटा। क्लियर है? तो ये चीजें हमेशा ध्यान रखना बेटा कि हम लोगों को वहां उसमें मेंशन करना पड़ेगा कि प्रोवाइडेड फिजिकल कंडीशंस रिमेन सेम। नेक्स्ट जो कॉमन मिस्टेक्स आती है बेटा वो आती है जब हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। हम लोग सीरीज के न्यूमेरिकल सॉल्व करें बेटा, सीरीज कॉम्बिनेशन या पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए, तो सबसे पहले हमें बेटा जो गिवन होगा वो तो लिखते ही है, उसके बाद हमें जो फॉर्मूला है बेटा वो मेंशन करना होगा। सीरीज के लिए आर एस होता है बेटा, और पैरेलल के लिए आर पी, जो हम लोग फॉर्मूले में लिखते हैं बेटा 1/R1। ये क्लियर है? कोई कंफ्यूजन बेटा इसमें? तो ये जो फॉर्मूले हैं बेटा ये प्रॉपर फॉर्मूले लिखने चाहिए। कारण क्या होता है बेटा? अगर हमारे न्यूमेरिकल है बेटा, और जो न्यूमेरिकल है बेटा अगर वो है 3 मार्क्स का, हम लोगों के क्वेश्चन में आता है, तो 3 मार्क्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं बेटा वो चीज ध्यान से देखिएगा। एक नंबर जो होगा बेटा वो होता है फॉर्मूला, हम लोगों ने जो लिखा है या नहीं लिखा उसके बेस पे। एक नंबर होती है बेटा जो हम लोगों ने कैलकुलेशन की है। हाफ मार्क्स प्लस हाफ बेटा, हाफ का मतलब क्या है कि जो हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं बेटा वहां अगर कोई फ्रैक्शन छोड़ा है या डेसिमल में कन्वर्ट किया है, डेसिमल है तो मिलता है, और साथ में बेटा यूनिट अगर हम लोग लगाते हैं नहीं लगाते फाइनल आंसर के लिए, तो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कुछ ऐसे होता है बेटा। अगर आप कभी क्वेश्चन करते हैं बेटा, न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करते हैं और आपको मान लीजिए कि न्यूमेरिकल नहीं आता, एटलीस्ट फॉर्मूला लिखाइए। क्वेश्चन खाली छोड़ने की बजाय बेटा अगर आप कुछ भी लिखते हैं, फॉर्मूला लिखते हैं, तो आपको मार्क्स मिलते हैं बेटा। ये चीजें हमेशा ध्यान रखिएगा। क्लियर? फिर आता है बेटा जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग या पावर ऑफ, हम लोग जो डिवाइसेस के लेके चलते हैं। एक फॉर्मूला होता है बेटा आई स्क्वायर आर टी, एक फॉर्मूला होता है बेटा वी आई टी,
एक फॉर्मूला होता है बेटा वी स्क्वायर बाय आर टी। पावर की बात करते हैं बेटा तो पावर का एक फॉर्मूला होता है बेटा आई स्क्वायर आर, एक होगा बेटा वी आई, एक होता है बेटा वी स्क्वायर बाय आर। मोस्टली क्या होता है बेटा कि हम लोग इसको बेटा हम लोग प्रेफर करते हैं सीरीज में, और यहां प्रेफर करते हैं पैरेलल में। सेम यहां है बेटा, ये पैरेलल में और ये सीरीज में। इसका मेन जो रीजन है बेटा वो क्या है कि पैरेलल के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट रहता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट होगा बेटा तो हम लोग वहां v को एलिमिनेट भी कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। ऐसे ही सीरीज में बेटा क्या होगा कि करंट कांस्टेंट है। अगर क्वेश्चन में कोई भी कंडीशन गिवन है बेटा और हम लोग उस कंडीशन को देखते नहीं है या नेग्लेक्ट करते हैं और रैंडम कोई भी फॉर्मूला यूज करते हैं बेटा तो हमारा आंसर जो होगा बेटा वो गलत मिलेगा। क्लियर? उसके बाद बेटा क्वेश्चन आते हैं हम लोगों के इलेक्ट्रिसिटी बिल से, कि हम लोगों ने कोई पर्टिकुलर डिवाइसेस यूज किए हैं पर्टिकुलर मंथ में और बिल निकालना है। तो जब कभी भी इलेक्ट्रिसिटी बिल आए बेटा तो एनर्जी जो निकलती है बेटा वो निकलती है किलोवाट आवर में, क्योंकि जो आपको कॉस्ट गिवन होती है बेटा कि कॉस्ट जो है वो पर यूनिट, तो वो जो यूनिट होती है बेटा वो यही है किलोवाट आवर। क्लियर? तो इसके लिए क्या है बेटा, पावर जो होनी चाहिए वो किलोवाट में होनी चाहिए और जो टाइम है बेटा वो आवर में होना चाहिए। क्लियर यहां तक? ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं बेटा, और जो टॉपिक्स है बेटा उसकी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ठीक है, अभी कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं बेटा, ध्यान से देखिएगा। क्या है बेटा, ए वायर ऑफ गिवन मटेरियल हैविंग लेंथ L एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A। मतलब एक वायर हमें गिवन है बेटा जिसकी लेंथ L है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है और रेजिस्टेंस है बेटा 4 ओम। तो हम लोग बना लेते हैं बेटा, जैसे ये वायर बनाई, लेंथ L ली बेटा, एरिया मतलब जो ये एरिया होता है बेटा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दैट इज 4। तो इसकी रेजिस्टेंस जो है बेटा R की वैल्यू कितनी है 4 ओम। क्लियर? एरिया A, रेजिस्टेंस 4। What would be the resistance of another wire having of same material length L by 2 and area of cross section 2A? अब एरिया इंक्रीज हुआ है बेटा वायर का, दैट इज 2A डबल हुआ, ये एरिया इंक्रीज हुआ दैट इज 2A, लेकिन लेंथ हाफ हुई बेटा। यहां ये मटेरियल है जिसकी रेजिस्टिविटी रो है, तो यहां भी सेम ही मटेरियल है बेटा, तो इस सिचुएशन में हमें R की वैल्यू बतानी है बेटा। क्लियर? तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बेटा अपने न्यूमेरिकल को। तो हम लोगों को यहाँ लिखना पड़ेगा बेटा R इज इक्वल टू रो L अपॉन A, जो क्वेश्चन में गिवन है दैट इज 4। क्लियर? अब जब हम लोग यहाँ यूज करते हैं बेटा, जैसे मान लेते हैं इसको R1, तो R1 किसके लिए हो जाएगा बेटा रो L1 बाय A1। तो एज इट इज L1 की वैल्यू बेटा L बाय 2, A1 2A, तो 2 इंटू 2 करोगे तो कितना हो जाएगा बेटा 4। तो इसको लिख सकते हैं रो L बाय 4A। और इसको अगर हम लोग थोड़ा सा और अरेंज करते हैं तो इसको लिखा जा सकता है बेटा 1 बाय 4 रो L बाय A। और अगर हम लोग देखते हैं बेटा रो L बाय मतलब जो स्टार्टिंग में वायर था बेटा उसकी रेजिस्टेंस हमें गिवन है, तो 1 बाय 4 इंटू 4 करेंगे तो कितना जाएगा बेटा यहाँ से 1। यानी जब हम लोग लेंथ और एरिया को चेंज करते हैं बेटा तो जो वायर है उसकी रेजिस्टेंस क्या है, चेंज हो जाएगी। क्लियर है? अब तो यहाँ क्या है बेटा कि आपको क्वेश्चन में लेंथ मेंशन कर दी कि वो L बाय 2 है, एरिया 2A है। कई बार क्या होता है बेटा कि क्वेश्चंस आपको क्या मिलते हैं कि एक वायर है, लेंथ L है, वायर में एरिया जो है बेटा वो A है और वायर की रेजिस्टेंस आपको R मेंशन कर दी, लेंथ को स्ट्रेच कर दिया बेटा, और कैसे किया कि वो डबल हुई बेटा। अब जैसे डबल हुई हमें रेजिस्टेंस कितनी होगी वो बताना होता है और रेजिस्टिविटी कितनी होगी बेटा वो बताना होता है एज कंपेयर टू फर्स्ट वायर। क्लियर? क्वेश्चन समझ में आया? क्या है बेटा क्वेश्चन में कि वायर है जिसकी लेंथ हम लोगों को L गिवन है, एरिया A है, वायर की पहले रेजिस्टिविटी जो थी बेटा वो रो है। अब वायर को स्ट्रेच कर रहे हैं किस तरीके से कि जो लेंथ है बेटा वो डबल हो जाए। अब लेंथ डबल हुई है तो उस सिचुएशन में रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी जो वेरी कर रहे हैं हमें वो बताना है। क्लियर? तो सबसे पहले बेटा देखो कि हम लोग वायर को लेके चलते हैं, ये बनाया डायग्राम,
ये लेंथ बेटा, ये ए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, आर इज इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए। क्लियर। अब लेंथ डबल हुई है बेटा, तो लेंथ डबल हुई है तो एल की बजाय हम लोगों को क्या लिखना होगा बेटा, 2l। हम लोग इसको वैसे मान लेते हैं कि ये L1 है, ये A1 है। L1 की वैल्यू तो होगी 2l, रेजिस्टेंस हुई R1, तो R1 क्या हो जाएगा बेटा, रो L1 बाय A1। अब हमें ये तो पता चला बेटा क्वेश्चन में कि लेंथ डबल है, तो एरिया कैसे चेंज होगा, कितने फैक्टर चेंज होगा, हमें पहले वो निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या है बेटा, इस वायर की वॉल्यूम और इस वायर की वॉल्यूम दोनों सेम रखो, तो क्या लिखो बेटा, L इंटू ए इज इक्वल टू L1 इंटू A1। तो L इंटू ए, L1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, 2l इंटू A1, L से L कैंसिल हुआ, तो A1 कितना हो जाएगा बेटा, A/2। ये चीज हमेशा ध्यान रखना बेटा, जब कभी भी हम लोग किसी भी वायर को स्ट्रेच करते हैं, तो हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा, बेसिकली इससे ये वायर है, तो इसको स्ट्रेच करें तो जो ये थिकनेस होगी बेटा वो कम होती जाएगी, कारण क्योंकि जो लेंथ बढ़ी है बेटा उसमें मटेरियल यूज हुआ है वो तो इसी वायर का है। क्लियर हुआ। तो अब हम लोगों को यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी है, तो R1 किसके हो जाएगा बेटा, रो 2l, और एरिया कितना हो जाएगा, A/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा बेटा, तो कितना आ जाएगा, 4 इंटू रो L बाई ए। यानी जो न्यू रेजिस्टेंस होगी बेटा वो पहले वाले के कितने टाइम्स हो जाएगी बेटा, 4 टाइम्स हो जाएगी। और बात रही बेटा रजिस्टिविटी की, तो जो रजिस्टिविटी है बेटा फर्स्ट वायर में और सेकंड में सेम रहेगी, क्योंकि जब हम लोग वायर को स्ट्रेच कर रहे हैं, वायर का मटेरियल चेंज नहीं हुआ, मतलब जैसे पहले कॉपर वायर है, स्ट्रेच करने के बाद वो एल्यूमिनियम का हुआ, ऐसा नहीं है। और अगर दूसरा रीजन भी लिखना चाहे बेटा, तो हम लोग लिख सकते हैं कि जो रजिस्टिविटी है बेटा, दैट नॉट डिपेंड ऑन, किस फैक्टर पे डिपेंड नहीं करती बेटा, पहला हम लोग लिख सकते हैं लेंथ ऑफ वायर या लेंथ ऑफ कंडक्टर, और जो सेकंड है बेटा दैट इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये क्वेश्चन बेटा या इससे रिलेटेड क्वेश्चन बेटा आपको एग्जाम में मिलते हैं। क्लियर। एरिया निकालने का जो फॉर्मूला रहता है बेटा, बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, वो हम लोग यूज करते हैं बेटा πr²। क्लियर है सभी को, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है बेटा, ए कॉपर वायर हैज अ डायमीटर 0.5 mm, रजिस्टिविटी 1.6 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर, वट विल बी द लेंथ ऑफ दिस वायर टू मेक रेजिस्टेंस 10 ओम। अब सबसे पहले जो हमें क्वेश्चन में गिवन है हम लोग वो लिखते हैं। आर जो है बेटा वो 10 ओम है, डायमीटर कितना गिवन है बेटा, 0.5 mm। उसके बाद बात करते हैं बेटा रजिस्टिविटी की, तो रजिस्टिविटी कितनी है, 1.6 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। तो फॉर्मूला क्या रहता है बेटा, आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। तो एल निकालना है, तो एल कितना हो जाएगा बेटा, आर इंटू ए बाय रो। अब एरिया होता है बेटा πr², मेरे को क्वेश्चन में तो गिवन है डायमीटर, तो डायमीटर से पहले निकालते हैं रेडियस, दैट इज d/2। सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा बेटा 0.25 मिलीमीटर। ये ऐसा यूनिट में है, ये ऐसा यूनिट में है, लेकिन ये तो नहीं है, तो इसलिए पहले इसको कन्वर्ट करेंगे बेटा मीटर में, तो 0.25 डिवाइड बाय 1000 ये हुआ मीटर, और इसको अगर सिंप्लीफाई करते तो हम लोग लिख सकते हैं बेटा 25 इंटू 10⁻⁻5। क्लियर, ठीक है बेटा। अब हमें ये जितनी भी वैल्यूज है बेटा वो हम लोग यहाँ पुट करते हैं। तो लेंथ निकालनी है, एरिया है बेटा πr² हो जाएगा, तो रेजिस्टेंस 10 πr², तो 25 इंटू 10⁻⁻5 बेटा स्क्वायर। रजिस्टिविटी से डिवाइड करना है, तो दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻8। इसको लिखते हैं बेटा 10, 22, 25 का स्क्वायर बेटा 625, और 10⁻⁻5 का स्क्वायर -10। ये चीज़ ध्यान रखना बेटा, कुछ बच्चे क्या करते हैं कि -5 जो है बेटा उसका स्क्वायर लिखते हैं 10⁻⁻25, और ये गलत होता है बेटा, क्योंकि इसका जो स्क्वायर होगा बेटा वो कितना हो जाएगा, -10। क्योंकि जब बेस सेम होगा बेटा तो पावर जो है वो ऐड हो जाती है, -5 और -5 क्या हो जाएंगे, -10। 7 एज इट इज, 1.6 है बेटा, तो 16 करेंगे तो एक जीरो ऊपर, तो 10 के साथ लगा दी, माइनस है बेटा, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, +8। अब 22, 625, 7 इंटू 16, 10⁻⁻10,
+8 है और 2 इधर हो जाएंगे बेटा, तो ये 10, -10 +10 करेंगे तो 10⁻0 दैट इज इक्वल टू 1। तो अब इसको सोल्व करते हैं बेटा, तो हमें लेंथ मिलती है 122.5 मीटर। क्लियर बेटा? ध्यान रखना, इसको इतना छोड़ के मत आ जाना बेटा कि आप इसको डिवाइड ना करो। अभी बात कर रहे थे, जब डिवाइड करोगे आंसर डेसिमल में निकलेगा, प्रॉपर होगा, यूनिट लगाओगे तो पूरे मार्क्स मिलेंगे। अब इसमें एक पार्ट और पूछ दिया बेटा कि हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज इफ डायमीटर इज डबल। अगर हम लोग डायमीटर को डबल कर देते हैं बेटा, तो रेजिस्टेंस कैसे वेरी करेगी वो बताना है। तो देखा जाए बेटा, रेजिस्टेंस आपको पता है कि वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है एरिया के, और एरिया क्या होगा बेटा, प्रोपोर्शनल अगर देखा जाए तो पाई आर स्क्वायर। तो रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। क्लियर? अब हमें पता है बेटा कि जब डायमीटर डबल कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट आएगा। तो इसमें देखो बेटा कि सिर्फ डायमीटर डबल हुआ है तो रेडियस भी डबल हुई, तो जो आर होगा बेटा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा 2r स्क्वायर के। 2r का स्क्वायर क्या होगा बेटा, 1/4। तो जो रेजिस्टेंस है बेटा वो कितने टाइम चेंज हो जाएगी यहाँ पे, 1/4 टाइम्स। क्लियर हो गया बेटा? ठीक है, वेरी गुड बेटा। अगर कोई भी डाउट लगता है तो आप बेटा डिस्कस कर सकते हैं, डोंट वरी। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें बेटा। हाँ बेटा, ये ध्यान से पढ़िएगा, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, PYQ है, आ चुका है और इसके आने के चांसेस हैं। कारण इसका सबसे बड़ा है बेटा कि बच्चे क्या करते हैं, जैसे ही डायग्राम देखते हैं इन सबको पैरेलल में एज्यूम कर लेते हैं कि जितने भी रजिस्टर्स लगे हुए हैं वो पैरेलल में है, लेकिन ये सभी बेटा पैरेलल में नहीं है। तो इसको कैसे वेरीफाई करें? यहाँ देखो बेटा, यहाँ से कर रहे हैं तो करंट फ्लो कर रहा है, ये I है। अब यहाँ करंट दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ, तो ये हुआ बेटा I1, ये हुआ I2। अब दोनों कंबाइन करके वापस फिर I बना लेंगे, फिर यहाँ करंट अलग 3 पार्ट्स में डिवाइड होगा बेटा। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों जो ऊपर वाले हैं बेटा R1 और R2, ये आपस में पैरेलल में, और नीचे वाले जो हैं बेटा ये पैरेलल में। क्लियर? तो ऊपर वाले को सोल्व करते हैं बेटा सबसे पहले। तो 1/RP बेटा किसके इक्वल हो जाएगा, फॉर्मूला लिखेंगे बेटा 1/R1 प्लस 1/R2। R1 की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा 10, और R2 की है 40। एलसीएम लिया बेटा 40, 4 + 1 5/40, तो 1/8। तो RP की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, ऊपर सोल्व किया तो हम लोगों ने 8। क्लियर? आप चाहे तो बेटा साथ साथ इसका जो दूसरा सर्किट है बेटा सॉल्यूशन के बाद वो कर सकते हैं। ठीक है? तो अब इस सिचुएशन में अगर मैं सिंपल ड्रॉ करना चाहूँ बेटा, तो इन दोनों को हटा के मैंने क्या कर दिया बेटा, यहाँ पे ये 8 ओम का लगा दिया, मतलब अब ये सर्किट में नहीं है। अब मेरा करंट जो फ्लो कर रहा है वो इधर नहीं जाके वो डायरेक्ट इधर चला जाएगा बेटा। क्लियर? अब इन तीनों को सोल्व करेंगे बेटा, तो इन तीनों को सोल्व करेंगे तो फिर फॉर्मूला जरूर लिखना पड़ेगा बेटा कि फॉर्मूला क्या है, 1/R1 1/R2 और 1/R3। यहाँ पे फॉर्मूले में ये मत लिख देना बेटा कि R3 + R4 + R5। कारण क्या है कि जो ये है बेटा वो फॉर्मूला है, और जो ये 3 4 5 है वो उस डायग्राम में रिप्रेजेंटेशन है। तो 1/30 1/20 1/60, एलसीएम हो 60 बेटा, 3 + 2 + 1, तो ये कितना हो जाएगा बेटा 6/60। तो आरपी कितना आ जाएगा बेटा, ये 10। क्लियर? कोई कंफ्यूजन? तो अब इन तीनों को भी देखा जाए बेटा, अगर सिंपल कहा जाए तो ये सर्किट कुछ अब ऐसे रह जाएगा। इसका मतलब ये और ये जो है बेटा वो आपस में किस में है, सीरीज में। तो आर इक्विवेलेंट अगर निकालनी पड़े बेटा, तो आर इक्विवेलेंट किसके इक्वल निकलेगी, इसको मान लेते हैं जैसे आर पी और ये आर पी डैश, तो दोनों को ऐड कर देंगे बेटा, आर पी प्लस आर पी डैश। तो 8 + 10 करेंगे तो कितना जाएगा बेटा 18। तो ये निकल गई बेटा टोटल रेजिस्टेंस। अब हमें चाहिए करंट, तो करंट के लिए बेटा I = V/R इक्विवेलेंट। तो 12/18, 12 इसलिए बेटा क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस 12 गिवन है, तो इसको लिख सकते हैं 2/3, तो दैट इज 0.67 एम्पियर। क्लियर बेटा? ये निकलता है हमारी टोटल रेजिस्टेंस,
और ये वैल्यू जो बता रही है बेटा 0.67, वो हम लोगों को बता रही है कि इस पूरे सर्किट में करंट कितना फ्लो कर रहा है। क्लियर है? कंफ्यूजन? ठीक है। अब क्या होता है बेटा कि जैसे ये क्वेश्चन आपको दे दिया, आपने सॉल्व कर लिया, अब इसमें और क्या क्या पूछ सकते हैं कि जो ये दो लगे हुए थे बेटा, इसके अराउंड पोटेंशियल डिफरेंस है वो बताओ, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है वो बताओ। तो V निकालना है तो V किसके लिए होगा? आई आर। आई की वैल्यू 0.67 है, इन दोनों को सोल्व करके क्या आया था 8, तो उसको मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ से V1 आ जाएगा बेटा और यहाँ से V2 आ जाएगा कि 10 को मल्टीप्लाई किससे कर देंगे? 0.67 से। क्लियर? ओके बेटा, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कारण कॉन्सेप्चुअल है। ये क्वेश्चन आ चुका है बेटा और ये क्वेश्चन आ सकता है। इसमें क्या है बेटा, आपको कंफ्यूजन ज्यादा क्रिएट कराते हैं कि क्वेश्चन को घुमा दिया। क्वेश्चन घुमाया कैसे? ग्राफ को घुमा के। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था बेटा वी ग्राफ, लेकिन यहाँ पे क्या है बेटा? IV ग्राफ। क्वेश्चन में ए स्टूडेंट कैरीज आउट एक्सपेरिमेंट एंड प्लॉट्स VI ग्राफ फॉर 3 सैंपल्स ऑफ नाइक्रोम वायर R1 R2 R3 उसने बनाए। अब हमें इनमें से बताना है बेटा। तो एक चीज ध्यान रखना बेटा, जो हमारा VI ग्राफ होता है, उस ग्राफ की जो स्लोप होती है बेटा, वो हमें देती है रेजिस्टेंस। अब स्लोप ज्यादा है तो रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगी। दो मेथड होते हैं बेटा, एक हम लोग डायरेक्ट वैल्यू पुट करके कह सकते हैं V2 माइनस V1 अपॉन I2 माइनस I1। ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं जब ग्राफ में हमें वैल्यूज गिवन है। अब देखा जाए ग्राफ में कोई वैल्यूज ही नहीं है, तो इस सिचुएशन में हमें एंगल देखना होगा बेटा, और एंगल हम लोग किसके साथ देखते हैं बेटा? इस करंट के साथ। करंट चाहे एक्स पे हो चाहे वाई पे हो, हमेशा जो एंगल होगा बेटा वो करंट के साथ देखा जाएगा। तो एक एंगल ये बनता है, एक एंगल ये बनता है बेटा, एक एंगल ये बनता है। ग्रेटर द स्लोप ग्रेटर विल बी द रेजिस्टेंस, और स्लोप ज्यादा मतलब जो एंगल है बेटा वो ज्यादा है। तो यहाँ पे देखा जाए बेटा R3 का एंगल सबसे ज्यादा है, फिर R2 का है और फिर R1 का है। क्लियर? ठीक है। अब मान लो बेटा आपको R1 R2 R3 दे दे और इसमें कहे बेटा कि इन तीनों में से कोई एक सीरीज के लिए, कोई एक पैरेलल के लिए, तो उसको आइडेंटिफाई करो। तो जब आप देख रहे हो बेटा कि R3 की वैल्यू सबसे ज्यादा है, तो इसका मतलब क्या है? ये सीरीज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कारण क्योंकि जो सीरीज कॉम्बिनेशन होते हैं बेटा उसमें रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाती है। वेरी गुड बेटा, रेजिस्टेंस इंक्रीजेस, और R1 जो है बेटा दैट कैन रिप्रेजेंट्स पैरेलल, कैन रिप्रेजेंट बेटा। क्यों? क्योंकि यहां पे जो रेजिस्टेंस होगी बेटा वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है बेटा, डिक्रीजेस, और वी कैन राइट इट कैन बी लेस। मतलब अगर हम लोग पैरेलल में 3 रेजिस्टेंस लगाते हैं, उसमें जो सबसे छोटी वैल्यू होती है पैरेलल में उससे भी कम निकल के आता है। क्लियर है बेटा? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, एक करंट I थ्रू द रजिस्टर इंक्रीज बाय 100%, कैलकुलेट द इंक्रीज इन द पावर डिसिपेटेड। मतलब जो पावर कंज्यूम हुई है बेटा उसमें कितना चेंज हुआ। तो अब देखो बेटा हमारे पास पावर के 3 फॉर्मूले होते हैं, I²R, VI और V²/R। क्वेश्चन में कंडीशन क्या गिवन है कि जो करंट है बेटा वो इंक्रीज हुआ बाय 100%, इंक्रीज बाय 100%। अब फॉर्मूला कौन सा लगाएं बेटा? सबसे बड़ी बात आती है कि हम लोग I²R को करें, VI को करें या V²/R को करें। एक चीज ध्यान रखना बेटा, क्वेश्चन में आपको कंडीशन गिवन है कि टेम्परेचर कांस्टेंट है, मतलब अनचेंज है। तो टेम्परेचर अनचेंज तो रेजिस्टेंस क्या है बेटा? सेम है। हम लोग इसको लेके जाएं बेटा तो यहाँ करंट के लिए कुछ नहीं, यहाँ लेके जाएं तो हमें जो पोटेंशियल डिफरेंस है बेटा उसके साथ भी वैल्यूज में चेंज करना पड़ेगा। तो इसीलिए हम लोग प्रेफर करते हैं I²R को। तो P1 बेटा स्टार्टिंग में है, दैट इज I²R। करंट को इंक्रीज किया बेटा, करंट इंक्रीज बाय 100%। तो जो नया करंट होगा बेटा वो पहले करंट जो फ्लो कर रहा था वो तो था ही, और 100% ही उसी का है। तो I1 किसके इक्वल हो जाएगा बेटा? I प्लस I। तो I1 इज इक्वल टू 2I, मतलब करंट क्या हो जाएगा बेटा? अब डबल। तो डबल हुआ तो पावर चेंज हुई, तो पावर P2। फॉर्मूला बेटा I²R, I की वैल्यू कितनी हुई?
2i। तो यहाँ से कितना आ जाएगा बेटा 4i²r। इंक्रीज कितना हुआ बेटा पावर में? वेरी गुड बेटा 3 हुआ। कैसे निकाला कि जो अभी पावर है बेटा i 4i²r और जो ओरिजिनल में थी i²r, तो कितना आ जाएगा? वेरी गुड बेटा 3i²r। परसेंटेज इंक्रीज निकाल रहे हैं तो क्या हो जाएगा बेटा 3i² डिवाइड बाई ओरिजिनल i² इंटू 100। ये कैंसिल हुआ। 3 इंटू 100 करेंगे तो बेटा कितने परसेंट हो जाएगा? 300%। ये हमारा आंसर है बेटा। ठीक है, अगर हम लोग VI लगा देते हैं बेटा तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि जब हम लोग करंट को इंक्रीज कर रहे हैं बेटा तो हमें पोटेंशियल डिफरेंस को भी इंक्रीज करना पड़ेगा क्योंकि V प्रोपोर्शनल टू I होगा। क्लियर है? कंफ्यूजन? ठीक है बेटा, बहुत अच्छे बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। क्या है बेटा? 3 बल्ब्स गिवन है, B1 B2 B3 आर 3 आइडेंटिकल बल्ब्स। आइडेंटिकल का मतलब क्या हुआ बेटा? इन सब की जो रेजिस्टेंस है बेटा वो सेम है, पावर सेम है, सब कुछ सेम है बेटा। आर कनेक्टेड एज शोन इन फिगर। अब देखा जाए बेटा तीनों पैरेलल में, when all 3 bulbs glow current of 3 ampere is recorded by ammeter A। इसमें रीडिंग आती है बेटा 3। What happens to the glow of other 2 bulbs when B1 get fused? अगर B1 फ्यूज हो जाए तो बाकियों पे क्या इफेक्ट आएगा बेटा? तो जनरली अगर हम लोग लिखना चाहे तो हम लोग लिख सकते हैं नो इफेक्ट। नो इफेक्ट क्यों बेटा? क्योंकि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में, आपको पता है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या है बेटा कि अगर एक डिवाइस खराब हो जाए उसका इफेक्ट बाकियों पे इफेक्ट नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उसका पाथ डिस्कनेक्ट हुआ है बेटा, बाकी तो फ्लो कर सकते हैं। अब एक चीज देखो बेटा, तीनों के अक्रॉस पोटेंशियल सेम, तीनों की रेजिस्टेंस सेम, तो इसका मतलब क्या है बेटा? तीनों में करंट भी तो सेम फ्लो करेगा। तो यहाँ पे भी 1 एम्पियर फ्लो कर रहा है, यहाँ पे भी 1 और यहाँ पे भी 1। क्लियर है? कोई डाउट बेटा? ठीक है। सेकेंड पार्ट बेटा, व्हाट हैपेंस टू द रीडिंग ऑफ A1 A2 एंड A3 एंड A व्हेन B2 गेट फ्यूज्ड। अब अगर B2 फ्यूज हो जाता है बेटा, ये फ्यूज हुआ तो यहां करंट कितना हो जाएगा बेटा? 1 की बजाय 0। क्लियर? तो A2 की रीडिंग अगर हम लोगों को लिखनी पड़े बेटा तो A2 की रीडिंग हम लोग क्या लिखेंगे? 0 एम्पियर। A1 की 1, उसमें तो एज इट इज रहेगा। A3 की 1, तो एक ही क्या हो जाएगी बेटा? दैट इज वी हैव टू राइट A1 प्लस A2 प्लस A3। 1 प्लस 0 प्लस 1 दैट इज इक्वल्स टू 2। क्लियर है? अब बच्चों का क्वेश्चन आता है बेटा कि जब यहां करंट जो है बेटा फ्लो कर रहा है, यहां फ्लो कर रहा है और यहां फ्लो कर रहा है, अगर मान लो कि ये वाला जो डिवाइस है बेटा ये काम करना बंद कर दे तो इसका जो 1 एम्पियर है बेटा वो ऊपर और नीचे डिवाइड क्यों नहीं हुआ? अब उसका मेन रीजन क्या है बेटा कि जब हम लोग इसको वर्किंग में ले रहे हैं तब भी इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 4.5। ये वर्किंग में नहीं है तब भी पोटेंशियल कितना है? 4.5। बल्ब की रेजिस्टेंस वेरी नहीं कर रही, तो अगर आई निकालते हैं बेटा V बाई आर, V सेम है R सेम है तो I भी तो सेम रहेगा बेटा हर कंडीशन में। ठीक है। पावर निकालनी है बेटा कब? जब ऑल 3 बल्ब्स ग्लो टुगेदर। तो पावर का फॉर्मूला होता है बेटा P इक्वल्स टू VI। V गिवन है 4.5 और R गिवन है 3, तो ये जाएगा बेटा 13.5। अगर इतना लिखाओगे तो गलत होगा, वोट लिख के आओगे तो सही होगा बेटा। क्लियर? कोई कंफ्यूजन? ठीक है बेटा, आज के लिए सिर्फ हम लोग इतना ही डिस्कस करते हैं बेटा। बाकी जो टॉपिक्स होंगे बेटा डिटेल में वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना। थैंक यू सो मच बेटा।